हाय गाइस, दिस इज अपराजिता फ्रॉम evidyarthi.in। उम्मीद है आप सब अच्छे हो, एकदम मस्त हो। एंड गाइस, हम लोग अब करने वाले हैं इस वीडियो में क्वेश्चन आंसर्स आपके चैप्टर नंबर 1 रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के। गाइस, ये चैप्टर अच्छी तरीके से आप देख लेना, इसके सारे वीडियोस मैंने बनवा दिए हैं भाई, एकदम इजी पीजी एक्सप्लेनेशन में। ठीक है, अब यार जो भी मुझे बहुत पहले से देखते आ रहे हैं ना, 8, 7 क्लास 9 क्लास से, उनको पता होगा मैं यही कहती हूँ हमेशा कि क्वेश्चन आंसर्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, मैंडेटरी होते हैं, क्योंकि 10th क्लास में जो बोर्ड्स होते हैं उसमें 60% से ज़्यादा क्वेश्चंस बुक से ही आते हैं। सो गाइज, आप आराम से क्वेश्चन आंसर्स को प्रैक्टिस कर लिया करो, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग जल्दी से स्टार्ट करते हैं गाइज। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इसमें हमें बताना है कौन सा 4 ऑप्शन में से सही वाला ऑप्शन है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप इज रिसोर्स इज आयरन ओर। ठीक है, सो गाइज देखा जाए तो आयरन ओर यानी कि जो लोहा होता है वो भी हमें उससे मिलता है, खुदाई वगैरह करके माइनिंग से मिलता है ना। आयरन ओर वो लोहा जो हम इस्तेमाल करते हैं, हमारे मशीन्स में लगा रहता है, हमारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम में लगा रहता है, हमारे मिक्सर ग्राइंडर में जो भी लोहा लगा रहता है वो एकदम फिनिश्ड प्रोडक्ट होता है। लेकिन जैसा लोहा हमें मिलता है ना, वो फिनिश्ड प्रोडक्ट नहीं होता, वो एकदम कंकड़ पत्थर की तरह लगता है, तो उसी को आप आयरन ओर कह सकते हो, मतलब नॉट रेडी वाला आयरन। तो ये कैसा होता है, क्या ये भरपूर मात्रा में अवेलेबल है? तो नहीं गाइज, ये नॉन रिन्यूएबल है। ठीक है, नॉन रिन्यूएबल यानी कि ये बार बार बनने वाली चीज नहीं है, ये लिमिटेड मात्रा में पृथ्वी पर मौजूद है। ठीक है, ये कोई फ्लो में नहीं है, ये बायोटिक भी नहीं है, बायोटिक मतलब कि जान नहीं, आयरन में जान नहीं होती है। रिन्यूएबल भी नहीं है, मतलब कि वापस बनने वाला। रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी होता है गाइज पानी, पेड़ पौधे, फॉरेस्ट, सूरज की रोशनी, इसको ये बार बार बनते रहते हैं, मतलब ये कभी खत्म नहीं होते। हवा ये कभी खत्म नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये आयरन ओर हमारा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, मतलब लिमिटेड अमाउंट में है भाई, आराम से इस्तेमाल करना पड़ेगा अच्छे से। सेकंड वाला है गाइज, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिसोर्स टाइडल एनर्जी कैन नॉट बी पुट। तो गाइज, टाइडल एनर्जी क्या होती है? समुंदर के बीच में ना लहरें, आपने देखा लहरें बनती है भाई, बहुत बड़ी बड़ी, इतनी विशालकाय लहरें बनती है कि वो किसी जहाज को भी डुबा दे। तो इन लहरों में बहुत जान होती है गाइस, और इसी को टाइडल एनर्जी कहते हैं। इन लहरों के बीच में ना प्लांट लगा दिया जाता है, और जब ये लहरें से गुजरती हैं तो उस प्लांट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी बनती है। तो टाइडल एनर्जी से गाइस इलेक्ट्रिसिटी बनती है। ठीक है, सो रिप्लेनिशेबल, ह्यूमन मेड, एबायोटिक, नॉन रिसाइक्लेबल। नॉन रिसाइक्लेबल ऐसा कुछ नहीं है, टाइडल एनर्जी है वो कितना भी बन सकती है, और समुद्र का पानी तो खत्म नहीं होगा ना। तो ये रिप्लेनिशेबल है गाइस, मतलब कि ये बनते रहता सकता है। ठीक है, ये बहुत अच्छा इलेक्ट्रिसिटी का एक सोर्स है टाइडल एनर्जी। बस गाइस बात ये है कि ये टाइडल प्लांट जो होते हैं ना बड़े महंगे होते हैं, इसलिए ये एनर्जी हर जगह नहीं बन पाती है, और हर जगह समुद्र भी तो नहीं है ना। ह्यूमन मेड नहीं है, ह्यूमन मेड नहीं है, प्रकृति द्वारा मेड है। और एबायोटिक, एबायोटिक मतलब इसमें जान नहीं है। यस, इसमें जान नहीं है। ऑब्वियसली बात है, दिस इज एबायोटिक, लेकिन हमें रिसोर्स पूछा जा रहा है कि ये कभी खत्म नहीं होगा, तो ये रिप्लेनिशेबल इसका आंसर होगा, मतलब ये कभी खत्म नहीं होगा। ठीक है, तो समुद्र के अंदर जो पानी है वो भी तो एक ऐसा ही मतलब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, मतलब वो हर वक्त बनता ही रहता है। तो टाइड भी उसमें बनता रहेगा, मतलब ये कभी खत्म नहीं होगा, ये एनर्जी हमेशा बनती रहती है। ठीक है, थर्ड वाला क्या है गाइस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन पंजाब। पंजाब में लैंड की बड़ी बुरी हालत हो जा रही है, तो किस वजह से हो रही है? तो इनका सबसे पहला वाला इंटेंसिव कल्टीवेशन, बहुत ज्यादा खेती करने की वजह से, पेड़ कटने की वजह से, बहुत ज्यादा ही पानी दे देने की वजह से खेतों में, या बहुत ज्यादा ही जानवरों के चराने की वजह से। सो इसका आंसर होगा गाइस ओवर इरिगेशन, सी वाला। ठीक है, सो पंजाब में बहुत ज्यादा पानी की मात्रा ज्यादा कर दी गई थी खेती के अंदर, दैट्स वाई वहां का लैंड डिग्रेड हो गया, खराब हो गया था। ठीक है, सो फोर्थ वाला क्या है गाइस, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज टेरेस कल्टीवेशन प्रैक्टिस। सो यार, अगर आपने टॉपिक देखा होगा तो बड़ा जल्दी से आंसर पकड़ लिया होगा। टेरेस कल्टीवेशन वेस्टर्न हिमालय के स्टेट्स में होता है, मैंने उसमें बताया भी था कौन कौन से स्टेट थे।
उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, ये वो जगह है गाइस जहाँ पे टेरेस फार्मिंग प्रैक्टिस करी जाती है। और कुछ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स भी थे जैसे मिजोरम, मणिपुर, ठीक है। सो यहाँ पे पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा तो बिल्कुल नहीं होगा, ये नॉर्दर्न पार्ट है, ये हमारा भारत का उत्तरी भाग है, ठीक है। और हमें वेस्टर्न हिमालय की बात करी जा रही है, तो उत्तराखंड विल बी दी राइट आंसर, ठीक है। फिफ्थ वाला क्या है गाइस, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ब्लैक सॉइल इज प्रीडोमिनेंटली फाउंड। ब्लैक सॉइल कौन से राज्यों में मिलता है? तो गाइस ब्लैक सॉइल देखा जाए तो डेक्कन यानी कि दक्षिणी भारत के प्लेट्यूज है ना, पठार प्लेट्यूज, वहां पे मिलता है, क्योंकि वहां लावा बनता है, तो वहां पे लावा प्लेट्यूज भी कहते हैं उसको, वहां मिलता है। साथ ही साथ गाइस गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटका, ये वो सारे राज्य हैं जहाँ पे आपको ब्लैक सॉइल मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर, महाराष्ट्र, राजस्थान और झारखंड है। तो कौन कौन से स्टेट बताए, उसमें से महाराष्ट्र विल बी दी राइट आंसर, ठीक है। अब यार यहाँ पे यू कैन सी गाइस आंसर गुजरात भी हो सकता था, अगर गुजरात लिखा हुआ है तो उस पर भी टिक लगा देना। सो दीज आर दी आंसर्स गाइस। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 30 वर्ड्स। अब गाइस एग्जाम में ना समटाइम्स मेरे साथ होता था when I was giving my board exams, जब भी 30 वर्ड लिखा हुआ है ना, आप ट्राई करना 30 नहीं 40 वर्ड्स लिख के आओ, ठीक है। जितना लिखा हुआ है उससे थोड़ा सा 1-2 लाइन आप एक्स्ट्रा लिखोगे, आपको पूरे मार्क्स दिए जाएंगे। ये चीज़ मैंने बहुत नोटिस करी थी। आप 30 वर्ड्स लिखा हो, आई नो यार टाइम इतना होता नहीं है, हमें जितना लिखा है उतना ही लिखना चाहिए, बट समटाइम्स थोड़ा एक्स्ट्रा लाइन लिख देना, या 4 पॉइंट है तो 5 लिख देना, तो उससे मार्क्स अच्छे मिलते हैं, ठीक है। सो यार फर्स्ट वाला पढ़ते हैं। 3 स्टेट के नाम बताने हैं जहाँ पे ब्लैक सॉइल है, और ब्लैक सॉइल में क्या उगता है ये बताना है। तो गाइस ब्लैक सॉइल में कॉटन उगता है, एंड 3 स्टेट्स में गुजरात, महाराष्ट्र, डेक्कन, पूरा डेक्कन ट्रैप जो है, बेसॉल्ट का डेक्कन ट्रैप, वो वाला रीजन, दक्षिणी भारत, वो पूरा आ जाता है। गाइस डेक्कन क्यों बोलते हैं? डेक्कन कम्स फ्रॉम द संस्कृत वर्ड दक्षिण, ठीक है गाइस। सो ब्लैक सॉइल को रीगर सॉइल भी कहते हैं। जब इसमें आप पानी डाल दोगे तो ये स्टिकी हो जाएगा, इसको प्लाव करने में, मतलब खुदाई करने में काफी हार्ड रहता है व्हेन इट्स वेट, एंड ये स्टिकी होता है, क्लेई होता है, कलर में ब्लैक होता है, ठीक है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मालवा, महाराष्ट्र, गुजरात, सौराष्ट्र, ये थोड़ा वेस्टर्न पार्ट में हमारा मिलता है। ये देखिए यहाँ पे नदियों के नाम भी दे रखे हैं, गोदावरी नदी और कृष्णा नदी की जो वैलीज है ना, आसपास के जो एरियाज हैं, वहां पे भी ब्लैक सॉइल मिलता है, एंड इसमें कॉटन उगाया जाता है, वेरी सूटेबल फॉर कॉटन ग्रोथ, ठीक है गाइस। इसके बाद सेकेंड वाला करते हैं गाइस। व्हाट टाइप ऑफ सॉइल इज फाउंड इन द रिवर डेल्टा ऑफ ईस्टर्न कोस्ट। जैसे ही ये वर्ड डेल्टा आएगा, इस सबसे पहले आप एलुवियल नाम लिख देना, क्योंकि डेल्टाज में, इन नदियों के डेल्टा में, मतलब नदियों के आसपास की जगहों पे ये वाला सॉइल होता है। डेल्टा वर्ड सुनते ही एलुवियल सॉइल लिख देना आप, ठीक है। सो गाइस 3 मेन फीचर्स ऑफ दिस सॉइल भी बताने हैं हमको। पहले तो नाम बता देते हैं नदियों के। नदियां हैं कृष्णा, कावेरी और गोदावरी, ठीक है। यहाँ पे कृष्णा, कावेरी और गोदावरी नदी के आसपास की भूमि में आपको एलुवियल सॉइल मिल जाएगा, ठीक है। एलुवियल सॉइल के 2 टाइप होते हैं गाइस, एक तो बूढ़ा वाला ओल्ड एलुवियल सॉइल जिसको बंगर कहते हैं, और न्यू एलुवियल सॉइल को खादर कहते हैं। ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट डाल दिया मैंने, ठीक है गाइस। ये आपको ईस्टर्न कोस्टल प्लेन पे मिलेगा, मतलब ये भारत के उत्तर और वेस्टर्न और ईस्टर्न पार्ट्स में ये एलुवियल सॉइल है। बहुत ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है गाइस, एलुवियल सॉइल बहुत ज़्यादा मात्रा में भारत में मौजूद है, ठीक है। सो 3 मेन फीचर्स बोले थे हमें गाइस। एलुवियल सॉइल में बहुत अच्छा प्रपोर्शन रहता है सैंड, सिल्ट और क्ले का। ये है गाइस सैंड, सिल्ट, क्ले, मतलब कि ये मिट्टी अच्छे से बंध जाती है, ये मिट्टी बहुत ज़्यादा कोर्स होती है, बहुत ही ज़्यादा हल्की होती है, बहुत फर्टाइल होता है एलुवियल सॉइल गाइस। साथ ही साथ ये बहुत हमारे भारत के बहुत से एरियाज में आपको मिल जाएगा। इट्स वेरी फर्टाइल, एंड इधर और भी लिखा हुआ गाइस, इसके अंदर फॉस्फोरिक, लाइम और पोटैश का अच्छा खासा कंटेंट रहता है। इसका पीएच लेवल 8.0 से कम है, 7.3 है, विच इज गुड। जिस भी सॉइल का पीएच लेवल 8.0 से ज़्यादा रहता है ना, तो वो सॉइल अच्छा नहीं होता है, वो बहुत ज़्यादा भारी सॉइल होता है। और जो भी बहुत हार्ड और भारी सॉइल होता है, तो उसमें पानी का अच्छे से
क्या आप कह सकते हैं ना, ऑब्जर्व अच्छा नहीं हो पाता है। ठीक है, तो ढोकले को एकदम स्पॉन्जी स्पॉन्जी होना मांगता है, एकदम उसमें छोटे छोटे छिद्र होने चाहिए, तभी तो शुगर सिरप अंदर जाता है। ढोकला बहुत ज़्यादा ही हार्ड बन जाएगा तो शुगर सिरप भी नीचे नहीं जा पाएगा, वैसे वाली बात है। ठीक है, एंड इट्स आइडियल फॉर द ग्रोथ ऑफ गन्ना, अनाज, दाल और चावल। चावल को पैडी भी कहते हैं। ठीक है, गन्ना हो गया, अनाज यानी वीट हो गया, एंड चावल और कुछ दालें इसमें बहुत अच्छे से उगती हैं। ठीक है, ये हमारा एलुवियल सॉइल के बारे में बात हो गई है। एंड 2 का 3 करते हैं गाइज। हम जो हिली एरियाज होते हैं ना, ऊबड़ खबड़िया जो एरियाज होते हैं, वहां पे मिट्टी के खराब होने से उसको बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। मिट्टी का समझ लीजिए ये हाल हो गया, तो क्या करना चाहिए। हिली एरियाज की बात हो रही है गाइस, हिली यानी कि ऊबड़ खबड़िया रास्ता जो होता है। ठीक है, सो सॉइल इरोजन के लिए क्या क्या करना चाहिए गाइस। सबसे पहली बात है, कुछ फार्मिंग के मेथड्स होते हैं जो आप अपना के वहां पे फार्मिंग कर सकते हो। कॉन्टोर प्लाउइंग, ठीक है, कुछ इस तरीके से आप कॉन्टोर प्लाउइंग कर सकते हो। मतलब कि अगर यहाँ पे आपने कुछ उगा रखा है और आपने यहाँ से पानी छोड़ा है, तो पानी यहाँ से वापस बह के निकल जाएगा, वो वहाँ पे इकट्ठा नहीं होगा। गाइज ये बिल्कुल ऐसी बात है कि फार्मिंग के अंदर ना पानी उतना ही देना चाहिए खेतों में जितना उसको ज़रूरत है। अगर बहुत देर तक आपने किसी खेत में बहुत सारा पानी छोड़ दिया है और फिर वो वहीं जमा रह गया है ना, तो वो सॉइल को खराब कर देता है। ठीक है, वो सॉइल को खराब कर देगा या तो जमीन को खराब कर देगा। बिल्कुल ऐसी बात है कि आप एक पेड़ में बहुत ओवर पानी डाल दे रहे हो, एक पौधे में ओवर पानी डाल देते हैं ना, तो वो अच्छे से नहीं उग पाता है। इट्स लाइक सॉल्ट, बिल्कुल ना ही कम ना ही ज्यादा डलना चाहिए खाने में, बैलेंस डलना चाहिए। सो गाइज पानी यहाँ से छोड़ेंगे ना, तो पानी यहाँ से सारे खेतों को मिलके यहाँ से बह जाएगा। दिस इज अ गुड ऑप्शन गाइस, कॉन्टोर प्लाउइंग। ये अपना के आप अपने लैंड को बचा सकते हो, ऐसी लाइनें लाइनें में आप खेती करके। ठीक है, नेक्स्ट इज टेरेस कल्टीवेशन और यू कैन से टेरेस फार्मिंग। ये भी मैंने अच्छे से उसमें पढ़ाया गाइस, ये आप अच्छे से देखना। ऐसे ना हीली स्लोप्स के अंदर ना ऐसे कटिंग कर रखी होती है, तो जितना पानी आप यहाँ से पानी छोड़ोगे यहाँ से पानी बह बह के नीचे चला जाएगा, मतलब इकट्ठा नहीं रहेगा, जमा नहीं रहेगा। फॉर एग्जाम्पल गाइस, किस तरीके से जब बिल्डिंग धुलती है ना, संडे के दिन आई थिंक जब जो काम वाली आंटी होती है बिल्डिंग धोती है ना, वो कैसे ऐसे पानी डाल देती है, बहुत सारा पानी डाल देती है बाल्टी में डाल के, फिर वो पानी ऐसे सीढ़ियों को धोते धोते नीचे पहुंच जाता है, फिर और सीढ़ियों को धोते धोते नीचे पहुंच जाता है। बिल्कुल ऐसी बात है, पानी खेतों में जमा नहीं रहना चाहिए। सो टेरेस कल्टीवेशन इज ऑल्सो अ गुड मेथड। जितना सॉइल को पानी चाहिए होगा वो उतना पी लेगा और फिर वो पानी नीचे बहकर चला जाएगा। फिर आता है गाइस स्ट्रिप क्रॉपिंग। अब आप जो भी खेती करिए, खेतों के पास में ना घास उगा दीजिए। ठीक है, खेतों के बड़े बड़े घास के बंच उगा दीजिए। इससे क्या होगा गाइस, हवा या पानी कुछ भी ज्यादा स्पीड में आ रही है ना, तो वो सबसे पहले घास से टकराएगी। घास एक शेल्टर या एक बैरिकेड का काम करेगा उन खेतों के लिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए गाइस, यहाँ पे खेती हो रखी है, समझ लीजिए सरसों की खेती। ये घास है, ये खेती है, ये घास है। तो कुछ भी पानी हवा कुछ भी आएगा ना, प्रकृति का नेचुरल एजेंट कुछ भी खराब करने की कोशिश करेगा, तो सबसे पहले वो घास के बैरिकेड से लड़ेगा, फिर वो नहीं जा पाएगा खेतों के अंदर। ठीक है, सो स्ट्रिप क्रॉपिंग इसको कहते हैं। ठीक है, एंड शेल्टर बेल्ट्स का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बड़े बड़े लंबे लंबे पेड़ जो होते हैं उसको उगा दीजिए। हवा या पानी कुछ भी आएगी तो सबसे पहले उन पेड़ों से टकराएगी और आपके खेतों को खराब करने से वो चीज बच जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या है, सेकंड का फोर्थ करते गाइस, व्हाट आर बायोटिक एंड एबायोटिक रिसोर्स। ये बहुत ईजी है, बचपन से पढ़ते आ रहे गाइस, एग्जाम्पल भी देती हूँ इसका। हमारे बायोस्फीयर यानी कि हमारे जो इन्वायरमेंट है, पूरा प्रकृति में जितना भी आपने देखा होगा, कुछ चीजों में जान है, कुछ में जान नहीं है। जैसे कि सूर्य की रोशनी, उसमें जान नहीं है। एनिमल्स, प्लांट, उसमें जान है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उसमें भी जान है। ठीक है, पानी में जान है नहीं, एनिमल्स में है। टेम्परेचर, फायर, फ्लावर्स, ट्रीज। सो हमारे प्रकृति के अंदर कुछ चीजों में जान है और कुछ चीज में जान नहीं है। इसको जीवित, जैविक और अजैविक भी कहते हैं। ठीक है, सो गाइस बायोटिक रिसोर्स कौन है, जिसके अंदर लाइफ है, लाइफ एग्जिस्ट करती है। एग्जाम्पल्स, एनिमल, प्लांट, फिश, लाइफ स्टॉक, ह्यूमन। ठीक है,
एंड फॉरेस्ट एनिमल, गाइस प्लांट और ट्रीज में भी जान होती है, ठीक है। एबायोटिक रिसोर्स वो है जिसके अंदर जान नहीं है, ठीक है, जैसे कि कंकड़ पत्थर, रॉक, पानी, सॉइल, लैंड, ठीक है, मेटल्स, खनिज, पेट्रोल, नेचुरल गैस, ये सब नेचर से मिलता है बट इसमें जान नहीं होती है। सो दिस वाज एबायोटिक एंड बायोटिक। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं गाइस, हमें इनका 120 वर्ड्स में आंसर करना है। फर्स्ट वाला है गाइस, एक्सप्लेन लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया एंड व्हाई हैज द लैंड अंडर फॉरेस्ट नॉट इंक्रीज मच सिंस 1960 to 61। अब गाइस जब मैंने चैप्टर में पढ़ाया था ना, मैंने एक बार ग्राफ पढ़ाया था 1960 और 2014-15 इन दोनों का एक छोटा सा डिफरेंस बताया था कि दोनों में कितना फॉरेस्ट एरिया हमारे इंडिया में था। सो 1960 और 61 के अंदर जो हमने देखा था वहां पे फॉरेस्ट एरिया 40% से ज्यादा था, ठीक है, और 2014-15 में वो एरिया 8% हो गया था। अब ऐसा क्यों हुआ गाइस, कितना परसेंटेज बढ़ा, 2014-15 तक कितना परसेंटेज बढ़ा, वो सब हम पता करते हैं यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये है गाइस कि हमारा इंडिया के अंदर कुछ लैंड को खेती के लिए इस्तेमाल करा जाता है, कुछ को जंगल उगाने के लिए, कुछ को रोड बनाने के लिए, कुछ को जानवरों को चढ़ाने के लिए। सो हमारा लैंड ना बहुत अलग अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है, ठीक है। इसके बाद क्या है गाइस, हमारे पास बहुत अलग अलग लैंड फॉर्म्स भी हैं। कुछ लैंड बड़े उबड़ खबड़िए हैं, कुछ लैंड प्लेन हैं, कुछ रेगिस्तान है, कुछ बर्फ से ढके हुए हैं, ठीक है। कुछ को हमने घर बनाने के लिए इस्तेमाल करा है, इंडस्ट्री के लिए, रोड्स के लिए, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू आप हमारा रिसेंट अभी सेंसस देखेंगे तो जो नेट सोन एरिया है, यानी कि वो एरिया जिसमें खेती हो रही है हमारे पूरे पॉपुलेशन को खिलाने के लिए, वो एरिया जो फर्टाइल है, फिट फॉर कल्टीवेशन बैठता है, NSA नेट सोन एरिया जहां हर वक्त खेती होती रहती है, वो है 54%, ठीक है। फैलो लैंड जिसके अंदर 2 से 3 साल बाद खेती होती है, टाइम स्पैन, टाइम दे दे के खेती होती है, वो एरिया है 22.5%। जानवरों को चढ़ाने के लिए जो एरिया दे रखा है वो है 3.45%। सो फॉरेस्ट के लिए कितना एरिया है, फॉरेस्ट के लिए काफी कम एरिया है, ठीक है। वेस्ट लैंड भी है गाइस, मिससेलियनस कल्टीवेटेड लैंड भी है। मिससेलियनस क्या होता है, कुछ ऐसे पेड़ पौधे या कुछ ऐसे जंगली घास जिनको साइंस ने नाम नहीं दिया है, वो वाले जंगल भी हमारे पास मौजूद है, ठीक है। सर कितनी सारी भूमि पर कितनी सारी अलग अलग चीजें देखने को मिलती है ना। एंड आप जानते हो बहुत से पेड़ पौधे काट दिए गए हैं घर बनाने के लिए, इंडस्ट्री बनाने के लिए। ह्यूमन एक्टिविटीज भी कितनी सारी हो रही हैं जिससे पेड़ों को नाश हो रहा है, जैसे पेड़ों को काट देना, बहुत ज्यादा जानवरों को चढ़ाना, माइनिंग, खनिजों को निकालने के लिए खुदाई करना, ठीक है। सो इससे क्या हुआ गाइस, फॉरेस्ट का ग्रोथ रेट काफी स्लो हो गया है। सो अगर हम बोलें 1961 से लेके 2014-15 तक कितना ज्यादा रेट बढ़ा है फॉरेस्ट का, तो वो सिर्फ 4% है। मतलब सिर्फ 4% फॉरेस्ट रेट थोड़ा सा बढ़ा है। इट्स अ रियली बैड ग्रोथ रेट, ठीक है, ज्यादा बढ़ना चाहिए था। बट स्टिल अगर आपको मॉडर्निटी और डेवलपमेंट चाहिए तो फॉरेस्ट को थोड़ा कुर्बान करना पड़ता है। बट हम क्या कर सकते हैं, हम पेड़ पौधे वगैरह उगा भी सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। फॉरेस्ट नहीं हुआ तो कुछ नहीं चलेगा, बारिश नहीं होगी, वाइल्ड लाइफ नहीं बचेगा। ये सॉइल को बचाने के लिए, हवा पानी वगैरह से बचाने के लिए भी तो फॉरेस्ट रहते हैं। कुछ भी आंधी या बाढ़ आती है तो ये फॉरेस्ट ही तो हमें बचाते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 का 2 वाला पार्ट करते हैं गाइस। आई थिंक इट्स द लास्ट क्वेश्चन। हाउ हैव टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट लेड टू मोर कंजप्शन ऑफ रिसोर्सेज। इतना ज्यादा डेवलपमेंट की वजह से हमारे रिसोर्स का कंजप्शन ज्यादा क्यों हो गया है। सो ऑब्वियस ही बात है कि जितना मॉडर्निटी बढ़ेगा, जितना डेवलपमेंट होगा, रिसोर्सेज का मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो कंजर्वेशन, आप कह सकते हो बढ़ेगा या कम होगा। मुझे तो कम होते हुए दिख रहा है। मतलब आबादी इतनी ज्यादा बढ़ गई है, इतने सारे लोगों को खिलाना पड़ता है, तो इसका कंजर्वेशन काफी कम मात्रा में ही हो पा रहा है। बट स्टिल हम इसको पढ़ते हैं। फॉलोइंग फैक्टर्स हैव बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट लीडिंग टू ओवर कंजप्शन ऑफ रिसोर्सेज। कंजर्वेशन की जगह कंजप्शन हो रहा है,
मतलब बचाने की जगह इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, सो गाइस सबसे पहली बात तो ये है, कॉलोनियल टाइम जब ब्रिटिश राज हम पे राज कर रहा था, इन लोगों ने अच्छी तरीके से हमारे बहुत सारी चीज़ों पे कंट्रोल कर लिया था, बहुत इस्तेमाल करा है हमारे रिसोर्सेज का भर भर के, और अपनी झोलियां भर भर के गए हैं। ठीक है, सो हमारी कंट्री का रिसोर्स एक्सेसिबल था टू द सिटीजन्स ऑफ इट्स कॉलोनियल रूलर्स। तो वो सारे ब्रिटिश वाले लोग ना बहुत ज़्यादा कंजप्शन करके गए हैं, ओवर एक्सप्लॉइट कर भी गए हैं। ठीक है, इनसफिशिएंट मशीनरी, इंक्रीज प्रोडक्शन एंड ग्रेटर कंजप्शन ऑफ द रिसोर्सेज। ठीक है, एंड गाइस देखा जाए तो अभी के वक्त पे भी कुछ इसी तरीके की चीज़ है, हम बचाने से ज़्यादा खर्च कर देते हैं रिसोर्सेज को। ठीक है, सो इतना ज़्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज की वजह से, इतना ज़्यादा लोगों की बढ़ने की वजह से, बच्चे वगैरह उनके मुंह भी बढ़ रहे हैं, खाना भी बढ़ रहा है, एग्रीकल्चर ज़्यादा करना पड़ रहा है, पेट्रोल भी ज़्यादा लग रहा है, गाड़ियाँ भी ज़्यादा चल रही हैं, खनिज ज़्यादा लग रहा है। वही बात है गाइस, तो डेवलपमेंट की वजह से एंड एवरीथिंग इसकी वजह से कंजप्शन ज़्यादा बढ़ गया है, चाइल्ड बर्थ, एंड जितना ये रिसोर्स इस्तेमाल हो रहा है, पेट्रोल इस्तेमाल हो रहा है, पोल्यूशन हो रहा है, डिजीज फैल रहे हैं, बच्चों की मृत्यु भी हो रही है, एक्सीडेंट्स भी हो रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो डेवलपमेंट तो हो रहा है, बट स्टिल वी हैव टू पे अ हाई प्राइस टू this kind of things. So these two has contributed to the higher consumption of resources. So guys, resources बड़े अलग अलग तरीके के होते हैं। ठीक है, प्राकृतिक रिसोर्स जो कभी खत्म नहीं हो सकते, आप उसको अच्छे से यूज करिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सूरज की रोशनी, हवा, पानी यूज करिए। लेकिन वो रिसोर्स जो खत्म हो रहे हैं, जिनको बनने में 5-5 हजार साल लग जा रहे हैं, उनको हमें अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए। पेड़ अगर 2 काट रहे हैं तो 4 उगा देने चाहिए, और तो कंजप्शन से ज़्यादा कंजर्वेशन करना चाहिए। ठीक है, सो दिस वाज आवर ऑल द क्वेश्चन आंसर्स। हमने सारे क्वेश्चन आंसर्स कर लिए हैं। आई होप आपने सारे चैप्टर के टॉपिक भी पढ़े होंगे अच्छे से। तो मिलते हैं किसी और टॉपिक में या किसी चैप्टर में, आपसे मुलाकात होती रहती है। ठीक है, तो अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एवरीवन, एंड जय हिंद, बाय बाय।